हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर इन और सराउंडिंग बड़े ही जोर शोर के साथ चल रहा है। चैप्टर 1 मैटर इन और सराउंडिंग के आज एक नए लेक्चर की करेंगे हम बातचीत। तो आज की ये क्लास आपके लिए होगी खास, क्योंकि आज हम करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक की बात। जैसा कि आपको जानकारी के लिए बता दें कि लेक्चर 1, 2, 3, 4 और इसी के साथ हम 4 पर पहुंच चुके हैं। 1, 2, 3 तीन लेक्चर हमारे कंप्लीट हुए। फर्स्ट लेक्चर में हमने चैप्टर का ओवरव्यू आपको दिया, सेकंड लेक्चर में हमने नेचर ऑफ मैटर कॉन्सेप्ट पर बातचीत की, थर्ड लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पर बातचीत की और फोर्थ लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। ये फोर्थ लेक्चर आपके लिए खास है जो हम आज लेकर के आ चुके हैं और आज की इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है, स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों आया, स्टेट्स ऑफ मैटर को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके माध्यम से हम मैटर को आसानी से समझ सकते हैं। इन सभी टॉपिक पर आज की क्लास में हम विचार करेंगे। आज का लेक्चर कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा जरूर होगा, लेकिन इस लेक्चर में आपको इतनी जानकारी मिलेगी जिसको आप घर ले जाएं, ये बहुत बड़ी बात आपके लिए होने वाली है। इसलिए पेन, कॉपी, पेपर जो भी आपके पास है उसे लेकर के बिल्कुल मेंटल रूप से रेडी हो जाइए और जिससे कि हम लोग ये स्टेट्स ऑफ मैटर एक अच्छे तरीके से पढ़कर इसको निपटा सके और एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर हम करेंगे आपसे बात मैटर और सराउंडिंग के साथ। चलिए, मैटर और सराउंडिंग्स ये हमारे चैप्टर 1 का नाम है। तो चैप्टर 1 का नाम जो मैटर और सराउंडिंग्स है, इस पर हम विचार करते हैं। मैटर और सराउंडिंग्स का मतलब ये हुआ कि हमारे वातावरण में वो कौन सी चीज है जिसे हम मैटर कहते हैं। तो चलिए, मैटर और सराउंडिंग की पहली क्लास यानी कि फोर्थ लेक्चर, लेकिन इस आज की क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर का पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर या फेज ऑफ मैटर, यानी कि कोई भी मैटर अगर हमें दे दिया जाए तो मैटर किस स्टेट या किस फेज में पाया जाता है, ये एक बहुत बड़ा विषय होता है और ये सोचने का विषय नहीं है। किस स्टेट या किस फेज में कोई मैटर प्रेजेंट है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो मैटर की बेटा शुरुआती दौर में, जैसा कि आप क्लास 7th में जब हुआ करते थे तो वहां पर क्लास 8th में आपको मैटर पढ़ाया गया था, तो वहां पर स्टेट्स ऑफ मैटर केवल 3 पार्ट में डिस्कस हुआ था। एक सॉलिड था, दूसरा लिक्विड था, एक तीसरा गैस था। यानी स्टेट्स ऑफ मैटर में वहां पर सॉलिड, लिक्विड, गैस ये 3 स्टेट बताई गई थी। लेकिन आज जानकारी के लिए बता दें कि मेन तो 3 ही स्टेट है। यानी कि हमारे पास जो सिलेबस है, इस सिलेबस में हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली स्टेट सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है, तीसरी गैस है। और ये 3 स्टेट जो हमारे सामने आपको दिखाई दे रही हैं, आपके सामने हमें दिखाई दे रही, हमारे सामने आपको दिखाई दे रहे, हम दोनों देख रहे हैं मिलकर, ये 3 स्टेट ऐसी हैं जिसके बारे में हमने बहुत समय से बहुत सारी बातचीत की। यानी कि सॉलिड के बारे में हमें जानकारी है, लिक्विड के बारे में जानकारी है, गैस के बारे में जानकारी है और यहां तक कि यह भी जानकारी है कि हम सॉलिड, लिक्विड, गैस को फील भी कर पाते हैं, क्योंकि हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सराउंडिंग्स में ये तीनों स्टेट्स विद्यमान हैं और ये तीनों स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं। तीनों को हम टच कर सकते हैं, तीनों को हम फील कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पर हम इन तीनों स्टेट्स की बात करें तो हमारी मेंटालिटी ऐसी है कि हम इनकी एनालिसिस हमारे पास है और हम इसके बारे में कहीं ना कहीं जानते हैं, क्योंकि तभी आप किसी के बारे में अच्छे से जान पाते जब आप उसके साथ प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो। तो ये प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट आपका इस सराउंडिंग में इन मैटर की 3 स्टेट्स के साथ है, इसलिए आपको बेहद अच्छी जानकारी होगी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। महज जो सॉलिड और लिक्विड और गैस में आपने पहले क्लासेज में पढ़ा हुआ है उससे बहुत खास पढ़ेंगे। बेटा ध्यान से सुनने की बात यह है कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में पहले आप पढ़ते आए हैं कि डिफिनिट शेप होता है ना। आप कहते थे कि इसमें एटम्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि एटम्स एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो करते। लेकिन एटम्स एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हैं, वो तो ठीक था, वो पहले पढ़ा था, लेकिन आज ये पढ़ेंगे ये पैक्ड क्यों है, एक दूसरे के पास गए क्यों, इनके बीच में स्पेस कम हुआ क्यों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा क्यों, मूव क्यों नहीं कर पाते, फ्लूइडिटी क्यों नहीं है, किसी में फ्लूइडिटी ज्यादा क्यों है, डेंसिटी किसी में ज्यादा है, किसी में कम क्यों है, किसी को दबा सकते हैं, किसी को क्यों नहीं दबा सकते, कोई कंप्रेसिबल है, कोई नॉन कंप्रेसिबल है, तो क्यों ऐसा है। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब आज मनसा सर आपको इस क्लास में जोरदार तरीके से समझाने वाले हैं, जहां पर आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर रिजिड क्यों है, मैटर फ्लूइड क्यों है, मैटर
विस्कस क्यों है, मैटर फ्लो क्यों करता है, मैटर कंप्रेसिबल क्यों है, मैटर इनकंप्रेसिबल क्यों, मैटर की डेंसिटी हाई क्यों है, मैटर की डेंसिटी लो क्यों। इस तरह के तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए जुड़े रहे द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री के साथ और पढ़ें एक एक मैटर की हर एक नई बड़ी छोटी पुरानी अच्छी खराब बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस के बाद ये 3 स्टेट्स बेटा ऐसी हैं जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी है, मगर जो जानकारी आपको पहले से है ना, उस जानकारी से ज्यादा जानकारी आज इस क्लास 9th में हम आपको देंगे। दूसरी चीज, वो 3 स्टेट्स के अलावा ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट जैसी 3 अदर स्टेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। यानी कि आज की इस क्लास में हमें प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट के बाद बारे में भी पढ़ने का मौका मिलेगा, सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो चलिए ये 3 स्टेट तो हम पढ़ ही लेंगे और ये 3 नई मिलेगी और ये जो 3 में पढ़ के आए उससे कहीं ज्यादा पढ़ेंगे, उसके अंदर चलेंगे, सॉलिड से पूछेंगे कि तुम सटे क्यों रहते हो, तुम्हारे बीच में फोर्स ज्यादा क्यों रहता है, तुम्हारे बीच में स्पेस कम क्यों रहता है, तुम्हें लोग डेंसर क्यों कहते हैं, तुम फ्लो क्यों नहीं कर पाते, तुम्हारे अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल क्यों है, तुम्हें दबाया क्यों नहीं जा सकता, तुम आखिर इतने कठोर क्यों हो गए, हे सॉलिड जरा यही बात तुम हमें बताओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा और सॉलिड के बारे में हम बात भी करेंगे, एक एक छोटी बड़ी हर बात करेंगे। सुनिए, पहला तो सॉलिड होता क्या है। कहा यह गया कि सॉलिड क्या होता है, अगर हम इसके बारे में जाने तो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप पेन कॉपी पेपर सब रखे होंगे और चीजों को ध्यान से सुने। कहा गया सॉलिड्स आर वन ऑफ द 4 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर अलोंग विथ लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। शुरुआती दौर में कहा यह गया कि जो सॉलिड है उसमें शुरू के 4 जो मेन स्टेट्स हैं मैटर की, उनमें से सॉलिड एक है। In a solid, the particles, atoms or molecules are tightly packed together, usually in a regular pattern. This tight packing gives solid their unique property. कहा यह गया कि जो सॉलिड होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो एटम्स होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं और इतना टाइटली पैक्ड होते हैं और साथ ही साथ उनमें एक रेगुलर पैटर्न होता है। यानी क्लोजली पैक्ड या टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स पाए जाते हैं और वो एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं। ये एक बड़ी बात है और ये जो रेगुलर पैटर्न में टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं वही इसे एक स्पेसिफिक शेप देते हैं और इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उनकी पैकिंग, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनकी रेगुलरिटी, उनका रेगुलर अरेंजमेंट ही उसे एक अलग तरीके की केस बताता है, एक अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करने वाला बताता है, बनाता है। तो चलिए सॉलिड के बारे में और क्या पढ़ा जाता है वो मैं आपको समझाता है, जरा देखिएगा बेटा। अगले पॉइंट पे चलते हैं और अगले पॉइंट में क्या डिस्कस करने वाले हैं जरा गौर से सुनिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अभी तक हमने देखा कि सॉलिड क्या होता है। हमने कहा कि सॉलिड मैटर की एक ऐसी स्टेट है, मैटर की शुरू की 4 स्टेट्स की जो फर्स्ट केस है और जहां पर हम ये पढ़ते हैं इसके अंदर पार्टिकल्स का जो कॉम्बिनेशन है, जो अट्रैक्शन है वो बहुत क्लोजली पैक्ड होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है, पार्टिकल्स के बीच में एक अच्छा अट्रैक्शन पाया जाता है। ये बात हमने डिस्कस की, इसी की वजह से उसकी जो शेप है उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल हट करके है। और अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एक एक पॉइंट के बारे में। पहला पॉइंट हमारे सामने दिखाई दे रहा है जिसका नाम है डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, यानी कि 2 बात की गई बेटा, इसका शेप डिफिनिट होता है और वॉल्यूम डिफिनिट होता है। तो कहा गया कि डिफिनिट शेप एंड डिफिनिट वॉल्यूम, इसका मतलब फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है, वेरिएशन नहीं है। तो कहा गया सॉलिड्स कीप देयर शेप एंड डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स और गैसेस, यानी कि जो सॉलिड होते हैं वो अपने शेप को फिक्स रखते हैं, इसका फिक्स डेफिनेट शेप है और इसमें किसी प्रकार का फ्लूइडिटी नहीं होती, ये फ्लो नहीं कर सकता। They also have fixed volume, meaning they don't expand to fill a container. इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड जो होते हैं उनका वॉल्यूम भी फिक्स होता है, वो कभी खुद को एक्सपैंड नहीं कर सकते, खुद को कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो किसी भी कंटेनर को फिल करने के लिए अपने वॉल्यूम में चेंज नहीं करते, उसमें किसी प्रकार का एक्सपेंशन या कंप्रेशन नहीं होता है।
दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, यानी जो सॉलिड होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक रेगुलर अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। जैसे अगर किसी सॉलिड का जिक्र करें तो पार्टिकल्स कुछ इस प्रकार से एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं और एक रेगुलर अरेंजमेंट इसमें पाया जाता है। क्लोज पैकिंग और रेगुलर अरेंजमेंट ही इसे कुछ खास बनाता है बाकी के रिस्पेक्ट में, इसीलिए हमने ये कहा कि इसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। किसी बच्चे को अगर ना समझ में आए कि डेंसिटी होती क्या है, तो हम कहते हैं डेंसिटी का मतलब होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। यानी कि अगर कोई कहता है डेंसिटी को डिफाइन करिए, तो हम कहेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। अगर कोई पूछता है डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो मास की केजी होती है और वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, केजी पर मीटर क्यूब। अगर कोई पूछता है डेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, यानी एक फिक्स वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ एटम है, इसी से ये पता चलता है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी। और अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा हो गए तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसका क्या हो जाएगा, मास ज्यादा होगा। नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो मास ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। और मास ज्यादा है एक फिक्स वॉल्यूम में, एक फिक्स वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो क्लोजली पैक्ड होंगे, जायज सी बात है, तभी तो वो एक फिक्स वॉल्यूम में रह पाएंगे, तभी तो उसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तभी तो उसका मास ज्यादा हुआ, मास ज्यादा हुआ तो डेंसिटी ज्यादा हो गई। डेंसिटी का मतलब होता है कितना क्लोजनेस है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा क्लोजनेस होगी उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी। आईपीएल चल रहा है, आपने सुना होगा कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। खचाखच का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। जब नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो वहां पर मास ज्यादा है, मास ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है। आप कहते हो कि भीड़ हो गई है, भीड़ क्यों हो गई, क्योंकि फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। महाकुंभ में इतने बड़े बड़े जाम क्यों लगे थे, क्योंकि एक फिक्स वॉल्यूम में नंबर ऑफ एटम ज्यादा है। महाकुंभ में भगदड़ क्यों हो गई थी, क्योंकि वहां पर डेंसिटी ज्यादा हो गई थी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा हो गए थे, इसीलिए महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। यानी डेंसिटी का बढ़ना, इसका मतलब क्या हुआ, डेंसिटी का बढ़ना, इसका मतलब कंप्रेसिबिलिटी का घट जाना। वहां पर दबाव नहीं हो सकता, वहां पर प्रेशर नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में अगर पार्टिकल्स को आप कंप्रेस करके रखोगे और कुछ समय के बाद वो मूव करेंगे तो किसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये बात तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर डेंसिटी ज्यादा होती है। पार्टिकल्स के पास अगर अट्रैक्शन ज्यादा है तो एक दूसरे के क्लोज होंगे और डेंसर होंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, वहां मूवमेंट नहीं हो पाता। आपने सुना था महाकुंभ की भी डेंसिटी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से भीड़ के अंदर मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, और मूवमेंट का ना हो पाना ही क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी जैसी कंडीशन बनी और उसी में भगदड़ मच गई, जिसमें तमाम लोग मारे गए। तो चलिए, ये डेंसिटी का ये कॉन्सेप्ट आपके सामने महाकुंभ के प्लान के द्वारा। आइए हम आगे चलते हैं और थर्ड पॉइंट में आगे डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, जरा गौर से सुनिएगा। यहां पर क्या हुआ, कहा गया इनकंप्रेसिबिलिटी। अगर इसको हम समझाएं तो क्या होता है, सॉलिड इनकंप्रेसिबल है, यानी कि सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर नहीं है। यानी कि अगर किसी सॉलिड को हम कंप्रेस करना चाहें नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, और जब पार्टिकल्स पास पास हैं बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसे दबाना चाहोगे तो नहीं दबेंगे भाई। ऑटो की एक सीट पर अगर ऑटो वाले ने 3 से ज्यादा 4 सवारी को बैठा लिया, तो 4 सवारी के बाद अगर 5वां सवारी आए तो क्या 5वें सवारी के लिए क्या कोई भी बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, आप समझिए कि 4 लोग हैं तो यहां पर अब कोई स्पेस ही नहीं बचा ना, तो चौथा बैठेगा कहां। इसका मतलब वहां पर हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटो की एक सीट पर बैठे हुए 4 सवारी सॉलिड रीजन को जनरेट कर चुके हैं, यानी कि डेफिनेट शेप हो चुका है, और अब किसी भी प्रकार से आप उन्हें कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। जबकि जब 3 लोग बैठे थे तो ऑटो वाले ने प्रेशर देकर चौथे को बैठा दिया, और वहां पर कंप्रेसिबिलिटी का केस था, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, लेकिन बाद में स्पेस खत्म हो गया, और जब वो कंप्लीटली फिल्ड हो गए तो अगला आदमी नहीं बैठ सकता। इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 हो गई, उसकी डेंसिटी हाई हो गई, उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, स्पेस बिल्कुल नहीं है। आप उस 4 सीट पर, एक सीट पर बैठे 4 आदमी को किसी भी प्रकार से आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। कंप्रेसिबिलिटी तब होगी जब जगह होगी, जब जगह है नहीं तो कंप्रेसिबिलिटी काहे के। तो सुनिए, आगे चलते हैं और अगली बात हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात करते हैं रिजिडिटी के बारे में। वही बात लिखी गई है,
कहा यह गया कि सॉलिड्स आर नॉट इजिली कंप्रेस्ड बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत ही ज्यादा कम है, इसीलिए उसमें कंप्रेसिबिलिटी के फैक्टर की हम बात नहीं कर पाते हैं। कभी किसी ने कहा स्पंज की बात करते हैं तो वो दबता है, कहें उसके अंदर पोर्स होते हैं इसलिए वो दबता है ना, सोखता जिसे कहते हैं, उसके दबने की बात क्या है, उसमें पोर्स पाए जाते हैं बेटा। अगली बात है रिजिडिटी, ये एक बढ़िया फैक्टर है। रिजिड मतलब कठोरता। अब अगर हम इसको समझे तो कहा गया मोस्ट सॉलिड आर रिजिड एंड रेजिस्ट डिफॉर्मेशन, दो सम लाइक रबर और क्ले आर मोर फ्लेक्सिबल। कहा गया क्या कि बहुत से सॉलिड ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब जिस पर आप फोर्स लगाएं तो उसमें कोई भी उसके शेप में चेंजेस ना आए, तो शेप में अगर चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो रिजिड है, उसमें कोई भी नया फॉर्मेशन नहीं हो सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी सॉलिड हैं जैसे रबर हो गया, क्ले हो गया, ये सभी बहुत फ्लेक्सिबल है पोर्स की वजह से। अगली बात, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा होता है, पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं जिसकी वजह से स्पेस नहीं होता है। अब सवाल अगले बात पे पहुंचता है, लो काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें किसी भी प्रकार से काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं होती। सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक फिक्स पॉइंट पर होते हैं, उसमें केवल वाइब्रेशन हो सकता है, अपने मीन पॉइंट पर वाइब्रेट करते हैं, उसमें मूवमेंट की कंडीशन नहीं होगी, वो घूम के इधर या इधर नहीं जाएंगे, उसमें मोशन नहीं है, मूवमेंट नहीं है, केवल वो एक पॉइंट पर फिक्स होते हैं और वहां पर वाइब्रेशन होता है। बहरहाल ये वाइब्रेशन जब बहुत बढ़ जाता है तो मूवमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, वो फेज ट्रांसफॉर्मेशन में मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। लो काइनेटिक एनर्जी मतलब इसके पार्टिकल्स डोंट मूव फ्रीली लाइक इन लिक्विड्स और गैस, जिस प्रकार से गैस और लिक्विड में पार्टिकल्स मूव करते हैं उस प्रकार से सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए, ऑटो की सीट पे जब 4 लोग बैठ गए तो 4 लोग बैठेंगे तो सरफेस एरिया तो फिक्स हो गई ना। ऐसी सिचुएशन में ऑटो अगर ऐसे घूमती है यानी कि इधर थोड़ा झटका लेती है तो आदमी अपनी सरफेस एरिया फिक्स किए रहता है, बस ऐसे झूलता है फिर ऐसे झूलता है, बस इतना ही झूलता है। ये नहीं कि वो कमर थोड़ा नहीं ला सकता, अपने स्पेस अपने प्लेस से हटकर दूसरे प्लेस पर नहीं जा सकता, क्योंकि प्लेस हो तब न जाएगा, प्लेस ही नहीं है, वो तो पूरा जाम कर दिया गया। चौथा आदमी जब बैठा था तभी जाम हो गया, चौथा आदमी खुद ही उस स्पेस को ऑक्युपाई करने में 2-3 किलोमीटर लगा दिया, यानी 2-3 किलोमीटर की डिस्टेंस ऑटो चल जाती है तब जाकर चौथा आदमी गद्दी पर पहुंच पाता है, सीट पर पहुंच पाता है। आप क्या सोचते हो? इस प्रकार से हम किसी प्रकार से ये समझ पाते हैं कि रिजिडिटी क्या होती है, क्यों नहीं कंप्रेस हो रहा है। अरे और कहां से कंप्रेस होगा? जो लोग बैठे उनकी सरफेस एरिया में भी किसी प्रकार का फोर्स नहीं है, तो कहां से कंप्रेसिबिलिटी की बात होगी? तो कंप्रेसिबिलिटी की बात हम नहीं कर सकते। अगली बात 7वें पॉइंट पर आपके साथ आइए डिस्कस करते हैं। 7वां पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट। कहा गया सॉलिड मेल्ट when heated to a specific temperature known as melting point। एक बात इन्होंने बताई कि सॉलिड्स के अंदर एक क्षमता है कि वो मेल्ट कर सकते हैं, जब उसे एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उसके अंदर मेल्टिंग फिनोमिना पाई जाती है। एक छोटी सी बात थी, कोई खास नहीं थी। आइए हम लोग चलते हैं लिक्विड के पास और बात करेंगे लिक्विड क्या होता है। उससे पहले हमें ये डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है पहले तो वो समझना होगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड क्या होता है जरा इसको समझिएगा। टाइप्स ऑफ सॉलिड ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन जानना जरूरी है, क्योंकि जानोगे तभी आगे बढ़ोगे। तो जानने में हम कहते हैं सॉलिड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहते हैं? जो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। और एमॉर्फस क्या होता है? ये क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होता। क्या? जरा इसको समझिएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के अंदर एक रिपीटिंग पैटर्न होता है, पार्टिकल्स एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जैसे सॉल्ट, डायमंड, क्वार्ट्ज, इनके अंतर्गत हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कंसीडर करते हैं। दूसरा, पार्टिकल्स आर अरेंज रैंडमली, यानी कि अगर पार्टिकल्स के अंदर रैंडम अरेंजमेंट है, किसी भी मैटर किसी भी सब्सटेंस के अंदर वह सॉलिड है लेकिन उसमें अगर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होगा तो वो क्या होगा? एमॉर्फस सॉलिड होगा। एग्जांपल में ग्लास, प्लास्टिक, रबर एटसेट्रा। अगले पॉइंट पर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा लिक्विड। लिक्विड के बारे में भली बात जानते हैं आप। लिक्विड क्या होता है? वही सेम बात फिर से लिखाई गई कि लिक्विड क्या है? ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ मैटर है। उसके साथ हम कह सकते हैं लिक्विड जो होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम है बट नो डेफिनेट शेप। जरा ध्यान से सुनिएगा, क्लास 7th वाली डेफिनेशन है,
ध्यान रखिएगा, यहां पर कहा गया जो लिक्विड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। यानी कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो डेफिनेट वॉल्यूम कंटेन करता है, यानी कि लिक्विड को किसी भी बर्तन में भरेंगे तो उस वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेता है, इसलिए हम कहते हैं उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। लेकिन कोई फिक्स शेप नहीं होता, किसी शेप में वो नहीं पाया जा रहा। दिस मींस दे टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर बट डोंट एक्सपेंड टू फिल इट कंप्लीटली लाइक गैसेस डू। कहा यह गया कि इसका एक फिक्स शेप नहीं है, यह जिस बर्तन में रखा जाता है उसी के शेप को या उसी के आकार को यह क्या कर लेता है, अपना आकार बना लेता है। लेकिन इसके अंदर यह क्षमता नहीं है कि किसी बर्तन में रख दे तो इसमें एक्सपेंशन हो, वो एक्सपेंड करके उस बर्तन के आकार को गेन कर ले, ऐसा कुछ नहीं है लिक्विड के अंदर बेटा। तो ये बात एक हमें जानने की थी। तो लिक्विड के बाद हम आगे चलते हैं। अगली बात है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी है जरा समझिएगा। पहला पॉइंट है डेफिनिट वॉल्यूम इनडेफिनिट शेप, यानी कि वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। ये तो बर्तन के आकार में डिपेंड करता है, यानी जिस कंटेनर में रखेंगे उसी के शेप का ये हो जाता है। फ्लूइडिटी, जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में स्पेस ज्यादा होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है जिसकी वजह से पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है तो मूवमेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से मूवमेंट होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड होता है उसके अंदर फ्लो करने की क्षमता है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। अगली बात, इसीलिए हम सॉलिड को फ्लूइड के अंतर्गत कंसीडर करते हैं और गैस भी फ्लूइड के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। अगली बात आती है इनकंप्रेसिबिलिटी, यानी कि अगर हम कहते हैं कि क्या इसे कंप्रेस कर सकते हैं या नहीं। कहा लिक्विड्स आर नॉट इजीली कंप्रेस्ड because the particles are already packed closely together। इसका मतलब जो लिक्विड होता है उसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अप्लाई नहीं कर पा रहे। इसके बाद हमारे पास है सरफेस टेंशन, आपके लिए होगा खास नया है ये। इसमें बताया गया कि द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड आर अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली टू दोज बीनीथ क्रिएटिंग अ स्किन लाइक सरफेस। दिस इज why small insects can walk on water। इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस टेंशन एक ऐसा टॉपिक है, इसमें हम ये कहते हैं कि जैसे कोई भी लिक्विड है तो जो उसकी सरफेस होती है उस सरफेस पर जितने भी पार्टिकल होते हैं वो अंदर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी सरफेस जो होती है वो स्मूथ हो जाती है, स्किन लाइक हो जाती है और कोई भी पार्टिकल उसमें मूव कर सकता है। तो यहां इंसेक्ट मूव कर सकता है। तो ये एक नया फैक्टर सरफेस टेंशन ले लिया। हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ते हैं। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है इसके बारे में जरा समझिएगा। जैसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, आपने सुना होगा बेटा। तो फ्रिक्शनल क्या फोर्स क्या होता है कि जब हम धरती पर चलते हैं, अर्थ पर चलते हैं, तो जब हम चल रहे होते हैं तो हमारे पैरों के और अर्थ के बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है और जो अपोजिंग फोर्स लगता है वो हमारे मूवमेंट को रोकता है, उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। सेम टू सेम यहां पर क्या होता है, जो लिक्विड की लेयर्स होती हैं जब वो फ्लो करता है लिक्विड तो नीचे वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकती है, जिसकी वजह से इसके बीच में एक अपोजिंग फोर्स लगता है और वह अपोजिंग फोर्स विस्कस फोर्स कहलाता है और इस फिनोमेना को हम विस्कोसिटी कहते हैं। विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लिक्विड्स के मूवमेंट को रोकते हैं, ठीक है। जैसे हनी हैज हायर विस्कोसिटी देन वाटर, शहद के अंदर विस्कोसिटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो गाढ़ा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है और उसके अंदर मूवमेंट उस प्रकार से नहीं हो सकता। और साथ ही साथ शहद में विस्कस फोर्स ज्यादा है, उसमें अपोजिंग फोर्स ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ज्यादा तेजी से फ्लो नहीं कर सकता। यही रीजन है कि शहद को अगर पानी को दोनों को एक साथ कहीं से गिराया जाए तो पानी पहले चला जाता है, शहद बाद में, क्योंकि शहद के पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अपोज करते हैं आगे बढ़ने से, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि शहद हैव हायर विस्कोसिटी देन वाटर। इसके बाद बताया गया कि लिक्विड के अंदर एक कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन का मतलब लिक्विड्स कैन फ्लो इन नैरो स्पेसेस विदाउट एक्सटर्नल फोर्सेस ड्यू टू कोहेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड अधेशन बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस। कहा यह गया कि जो लिक्विड होता है इसके अंदर एक क्षमता यह भी है कि किसी नैरो स्पेस में बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के चढ़ जाता है, चला जाता है। किसी पतली ट्यूब में बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के चढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कोहेसिव फोर्स, ठीक है। जो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स होता है और एडहेसिव फोर्स होता है लिक्विड और सरफेस के बीच में, इस वजह से यहां पर क्या होता है, इस तरह की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। इसके अलावा अगर हम आगे की तरफ पढ़ते हैं तो पहली बात एक और आई कि लिक्विड के अंदर इवेपोरेशन एक प्रोसेस है।
इवेपोरेशन का मतलब हुआ बेटा कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर वेपर्स में कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है। यानी कि अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वह वेपर्स में कन्वर्ट हो तो उसे हम बॉइलिंग या वेपराइजेशन कहते हैं। इवेपोरेशन का मतलब अगर उससे कम टेम्परेचर पर ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन होते हैं। तो लिक्विड्स के अंदर ये भी एक टेंडेंसी पाई जाती है। अगला पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट व्हिच एनी सब्सटेंस स्टार्ट्स टू बॉइल इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। वह टेम्परेचर जिस पर कोई भी सब्सटेंस बॉइल करना शुरू करता है यानी लिक्विड से गैस में टर्न होना शुरू करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये बात बस ध्यान रखें। आगे डेंसिटी। लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम होती है क्योंकि सॉलिड में क्लोजनेस ज्यादा थी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा थे, इसलिए उसकी डेंसिटी ज्यादा थी। लेकिन अगर हम इसमें बात करते हैं लिक्विड्स में, तो लिक्विड्स के अंदर जो डेंसिटी का फैक्टर है वह सॉलिड के रिस्पेक्ट में कम होता है। इसके अलावा हम अगले पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको लिक्विड के सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। आइए हम अगला डिस्कशन हमारा आपके साथ होगा गैस के बारे में। पहले तो सबसे पहले आप देखिए कि गैस की डेफिनेशन क्या है, गैस कह क्या रही है। गैस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गैस में हमें बताया जा रहा है कि यह एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसका कोई फिक्स शेप नहीं है और जिसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम का ना होना यह गैस के लिए एक बड़ी बात है। यानी कि अगर हम गैस के बारे में समझें तो ना ही फिक्स शेप है और ना ही फिक्स वॉल्यूम है, यानी कि ना शेप है ना वॉल्यूम है। ये स्प्रेड होती है फिल एनी कंटेनर दे आर इन, यानी जिस कंटेनर में हम इसे रखने का प्रयास करते हैं वह उसी कंटेनर में स्प्रेड हो जाती, फैलती है और उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेती है। ठीक है, एक्सपेंशन इसके अंदर होता है। आगे कहा गया गैसेस स्प्रेड आउट टू फिल एनी कंटेनर दे आर इन। द पार्टिकल्स इन अ गैस आर फार अपार्ट एंड मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस। इसका मतलब हुआ कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनके अंदर फ्रीली मूव करने की क्षमता होती है। वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं इसीलिए किसी वॉल्यूम को ऑक्युपाई कर लेते हैं और वो फ्रीली क्या कर सकते हैं, मूव करने की क्षमता भी रखते हैं। ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम कहते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी नो फिक्स शेप नो वॉल्यूम, यानी कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है। जिस बर्तन में रखा जाए उसके वॉल्यूम को कंटेन करेगा और एक्सपेंशन से उसके पूरे वॉल्यूम को कवर करने की क्षमता रखने वाला ये गैस बोल रहा है। सेकंड पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी। क्या किसी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल जी हाँ, कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि स्पेस जिसमें होगा उसी को दबाया जा सकता है, जिसमें स्पेस नहीं है उसको दबाया नहीं जा सकता है। देखिए कभी भी आप देखिए बुढ़ापे में दांत टूट जाते हैं तो गाल अपने आप पिचक जाते हैं, यानी कि जहां स्पेस होगा उसी को दबाया जा सकता है। जवानी में दांत रहते हैं तो गाल पिचकते नहीं है। क्यों नहीं पिचकते? क्योंकि अभी स्पेस नहीं है, दांतों की वजह से हमारे जबड़े बंद हैं, इसकी वजह से ये गाल अंदर नहीं जा रहे हैं। स्पेस होगा तो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी आसानी से हो जाएगी। आज तुम्हारा जबड़ा कोई दबाने की कोशिश करे तो नहीं दबेगा, बुढ़ापे में दबाए तो दोनों तरफ से गाल एक दूसरे से चिपक सकता है। ये क्षमता है किसके अंदर? गैस के अंदर। देखो कंप्रेसिबिलिटी, लो डेंसिटी। लो डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में बता दिया कि इसमें पार्टिकल्स जब एक दूसरे से बहुत दूर हैं तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएगी। बेटा उसमें कौन से बड़े बात सोचना है। हाय दादा, देखो अगला नंबर फ्लूइडिटी। अगला नंबर फ्लूइडिटी आपके लिए आ चुकी है। फ्लूइडिटी क्या बताया जा रहा है? फ्लूइडिटी क्या गैस के अंदर फ्लो करने की क्षमता है? जी हाँ, जिसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, जिसके बीच में गैपिंग है तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है तो मूवमेंट है, और मूवमेंट है तो रुकेंगे नहीं, जाएंगे कहीं ना कहीं, वॉल्यूम को किसी न किसी ऑक्युपाई करेंगे। इसलिए गैसेस के अंदर ये टेंडेंसी होती है। डिफ्यूजन, क्या गैसेस डिफ्यूज हो सकती हैं? जी हाँ, गैसेस आपस में मिक्स हो सकती हैं। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस इज नोन एज डिफ्यूजन, ऐसा हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो गैस के अंदर डिफ्यूज होने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए हम परफ्यूम की स्मेल अपने घरों में बैठकर भी सूंघ सकते हैं।
एक्सर्ट प्रेशर, क्या गैस के अंदर प्रेशर बनाने की क्षमता है? जी हाँ, अगर गैस पेट में किसी को बन जाए तो पेट दगने की नौबत आ जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर पेट में गैस बन जाए तो वो भी प्रेशर बनाती है, तो गैस कहीं भी बनेगी तो प्रेशर बनाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल बाहर निकलना चाहते हैं। आप सिलेंडर वाली एलपीजी को देख लो, वो भी प्रेशर बना रही है। ब्यूटेन कहती है कि मैं रुकूंगी नहीं, मैं जाऊंगी, पिस्टन पर प्रेशर बनाऊंगी, अगर जरा सा पिस्टन खोल दो मैं बाहर निकल जाऊंगी। यही तो बात हम समझा रहे हैं। और वैसे भी किसी चीज को कब तक कंप्रेस करके रखोगे? हमने पिछली साल एक बात बताई थी कि अगर किसी कैदी को, किसी चोर को अगर हम सलाखों के पीछे रख दे तो क्या वह चोरी करना भूल जाएगा? नहीं बेटा, जब तक वह सलाखों के पीछे है, जब तक वह पिस्टन के नीचे है, तब तक ही कंप्रेस रहेगा। पिस्टन हटाइए, फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी दोबारा पाइए। कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं खोता है, ये बात आप जान लीजिए। इसीलिए सरकार उम्र कैद दे देती है जो ज्यादा खतरनाक लोग होते हैं, क्योंकि सरकार भी जान रही है कि अगर हम इन्हें छोड़े तो ये फिर वही करेंगे, क्योंकि इनकी अब नस्ल में ये चीज है, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी हो चुकी है, और कोई अपनी प्रॉपर्टी भूल जाए ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा ये केमिस्ट्री कहती है। अगला, एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अगर हम हीट करते हैं तो क्या गैस फैलती है? जी हाँ, बिल्कुल फैलेगी। अगर आप किसी गैस के सिस्टम को गर्म करते हैं तो गर्म हवाएं तेजी से आगे बढ़ती हैं, तो जब आप गर्म करेंगे तो पार्टिकल्स के बीच का स्पेस और बढ़ जाता है, और ऐसे में वो प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, बर्स्ट कर सकती हैं किसी भी चीज को, और ये फैल सकती हैं। तो यानी कि गैस के अंदर एक्सपेंशन की एक अच्छी गुणवत्ता होती है, क्योंकि इसके पार्टिकल्स पहले से ही दूर होते हैं, और आपके द्वारा दिए गए टेम्परेचर की वजह से इनका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है, और किसी भी वॉल्यूम को ये भेज सकते हैं, छोड़ सकते हैं, किसी नए वॉल्यूम को ऑक्युपाई करने के लिए अपने सिस्टम पर ये प्रेशर लगाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। आइए प्लाज्मा की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि गैस आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, प्लाज्मा बेटा देखो, प्लाज्मा क्या? प्लाज्मा में बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कैसे याद करें, क्या प्लाज्मा मुझे समझ में आएगा? जी हाँ, आपको समझ में आएगा। आपके एग्जाम में भी आ सकता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बुक में एक छोटी सी जगह पर प्लाज्मा समझाया गया है। भले वो ना समझ में आपको आया हो, लेकिन एग्जाम में तो प्लाज्मा उबे करी, कहां से टीचर पढ़ा उबे करी, तो जरा देखो बेटा प्लाज्मा का उबे करी। प्लाज्मा इज अ सुपर हीटेड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैस मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ गैस इज हीटेड। यही लाइन है, देखना ये, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ गैस इज हीटेड सो मच दैट इट्स एटम्स ब्रेक अपार्ट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रिप्ड अवे। हम इसको बड़े प्यार से समझाते हैं। हमने ये कहा कि प्लाज्मा कुछ नया नहीं है। जब किसी एटम को, किसी मेटल को हाई टेम्परेचर पर रखो तो वह मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, करेगा कि नहीं? जब किसी मेटल को, एटम को अगर हम हाई टेम्परेचर पर रखते हैं तो वह अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और कैटायन बनाता है। और अगर वह कैटायन और वह इलेक्ट्रॉन दोनों सेम फेज पर, सेम मीडियम में पाए जाए, सेम टेम्परेचर पर, सेम मीडियम में हो, मीडियम ना बदले, तो उसे हम प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। यही तो लिखा गया, कहा गया इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ गैस इज हीटेड सो मच। यानी किसी गैस को अगर हम ज्यादा हीट करते हैं तो उसके एटम्स क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, और ऐसी केस में उसी मीडियम में आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। उसी को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। मेड अप ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन, ये ऊपर लिखा गया। कहा गया कि अगर हम किसी गैस को स्ट्रांगली हीट करते हैं तो उसके जो एटम्स होते हैं वह उसके आयन और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक हो जाते हैं, और अगर वो दोनों सेम मीडियम में प्रेजेंट हो तो उसी को बेटा क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि व्हेन गैसेस आर हीटेड स्ट्रांगली देन देयर एटम्स break into its cation, its ion and electron, and both are present in same medium. The state formed या the state obtained is known as plasma state. अब जरा समझिएगा प्लाज्मा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जरा गौर करते हैं। पहला, इसकी स्टेट क्या होती है? स्टेट इसकी आयोनाइज्ड गैस। पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव आयन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शेप एंड वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप और वॉल्यूम इसका नहीं है, गैस की तरह से है। कंडक्टिविटी, बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है, ये करंट का कंडक्शन करेगा क्योंकि इसमें आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों साथ साथ पड़ेगा। आगे कहा गया रिस्पॉन्स टू मैग्नेटिक फील्ड,
यानी कि स्ट्रांग है, यानी कि इसे मैग्नेट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आपको पता होगा, फ्री अभी तो नहीं पता होगा, आगे चल के पढ़ाया जाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनमें क्या केस होती है। आगे बताया गया कि लाइट इमिशन ऑफ्टन ग्लोज, कहा गया कि अगर हम इसमें देखें तो ये लाइट को इमिट करते हैं। लाइट को इमिट करने का मतलब इसके अंदर लाइट के इमिशन की टेंडेंसी होती है, इसीलिए चमकते रहते हैं जो प्लाज्मा स्टेट हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई है, यानी इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि हमने पढ़ा कि एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, अगली बात है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे बीईसी के नाम से जानते हैं। जरा गौर करिएगा, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको मिलता नहीं कहीं पढ़ने को। कहा गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज अ स्टेट ऑफ मैटर दैट ऑकर्स व्हेन सर्टेन पार्टिकल्स कॉल्ड बोसॉन्स आर कूल्ड टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू एब्सोल्यूट जीरो। अब कहा गया एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब 0 केल्विन को एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। कहा यह गया कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मैटर की एक ऐसी स्टेट है जो कब ऑब्टेन होती है उसके बारे में सुनिए। व्हेन सर्टेन पार्टिकल कॉल्ड बोसॉन्स, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल जिसे हम बोसॉन कहते हैं, अगर उनको कूल किया जाए, ठंडा किया जाए, और कितने -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम उसे ठंडा करते हैं तो क्या होगा, एट दिस पॉइंट द पार्टिकल्स मूव सो स्लोली एंड गेट सो क्लोज दैट दे ओवरलैप एंड बिहेव लाइक अ सिंगल क्वांटम एंटिटी ऑलमोस्ट लाइक वन सुपर एटम। कहा यह गया कि उस सिचुएशन में जो बोसॉन्स हैं, जब उनकी कूलिंग होगी 0 केल्विन पर, तो वे एक दूसरे के पास आना शुरू करते हैं और वो इतने पास आ जाते हैं कि वो एक सिंगल क्वांटम हो जाता है, एक एनर्जी का पैकेट दिखाई देता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को सुपर एटम कहते हैं। ध्यान से सुनना, कहा गया कि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम बोसॉन कहते हैं। जब हम उसे 0 केल्विन टेम्परेचर पर रखते हैं तो उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज आने लगते हैं, और जब क्लोज आने लगते हैं तो एक समय ऐसा जनरेट होता है जब वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाते हैं और एक क्वांटम मतलब एनर्जी पैकेट की तरह से वो काम करते हैं, उसी को हम सुपर एटम कहते हैं। ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट की डेफिनेशन में बताया जा रहा है। अगली बात कहा गया प्रेडिक्टेड बाय सत्येंद्रनाथ बोस एंड एल्बर्ट आइंस्टीन, यानी इसके बारे में 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा बताया गया। फर्स्ट क्रिएटेड इन लैब इन 1995 बाय एरिक कॉर्नेल एंड कार्ल वेमन, दे ओन द नोबेल प्राइज इन 2001 फॉर इट, यानी कि सबसे पहले इनके द्वारा ये बताया गया था, बाद में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिली, वो अलग मैटर था क्योंकि वो चीज पहले नहीं ओपन हो पाई थी। अगले नंबर पे लास्ट स्टेट आपके सामने जो होगी खास, जिसका नाम है फर्मियोनिक कंडेंसेट। जरा सुनिएगा क्या होती है। फर्मियोनिक कंडेंसेट इज a state of matter formed at temperatures near absolute zero where fermions like इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसी को फर्मियन बोलते हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इसे फर्मियन बोलते हैं। पेयर अप इन अ स्पेशल वे एंड बिहेव लाइक अ सुपर फ्लूइड दैट फ्लोज विदाउट रेजिस्टेंस, यानी आप ये कह सकते हो कि फर्मियोनिक कंडेंसेट एक सुपर फ्लूइड होता है। ठीक है, फर्मियोनिक कंडेंसेट एक सुपर फ्लूइड है या सुपर कूल्ड लिक्विड कह सकते हो, सुपर कूल्ड लिक्विड दूसरा हो जाएगा, आप सुपर फ्लूइड कहिए। कहा यह गया कि फर्मियोनिक कंडेंसेट एक सुपर फ्लूइड है, और ये सुपर फ्लूइड क्या होता है, जिस ऐसे फ्लूइड्स जो बिना रेजिस्टेंस के, यानी जो बहते हैं ना बहते हैं, वही वाला गाना, तो जो बहते हैं लेकिन उनके बीच में क्या है, रेजिस्टेंस नहीं है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, तो उसे हम सुपर फ्लूइड कहते हैं। यानी सुपर फ्लूइड का मतलब कि ऐसे फ्लूइड्स जिनके अंदर रेजिस्टेंस ना हो लेकिन मूवमेंट हो, यानी कि वो बह सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक जा रहे हैं, तो इनके अंदर फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। और ये भी स्टेट क्या होती है, एब्सोल्यूट जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट 0 डिग्री सेल्सियस पर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो पेयर अप हो जाते हैं और ऐसी कंडीशन में वो एक सुपर फ्लूइड बनाते हैं। इस स्टेट को हम फर्मियोनिक कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। इसका कुछ की पॉइंट्स है, की प्रॉपर्टी है, जरा समझिएगा। कहा यह गया कि बनाया कैसे गया, पहले मेड अप ऑफ फर्मियंस यानी एटम्स विथ हाफ इंटीजर स्पिन। अब ये बात आपको शायद नहीं समझ में आएगी, घबराने की जरूरत नहीं।
दूसरा टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो यानी कि लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर क्यों है? क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो। आप जरा गौर करिएगा, फर्मियोनिक कंडेंसेट और इसके पहले वाली यानी कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दोनों एब्सोल्यूट जीरो पर वर्क कर रही हैं और जो प्लाज्मा है वो बहुत हाई टेम्परेचर पर वर्क करता है। क्वांटम बिहेवियर, फर्मियोनिक पेयर ऑफ एंड एक्ट्स वन कोहेरेंट क्वांटम सिस्टम, यानी कि इसका मतलब थोड़ा सा आपके ऊपर जा रहा है, परेशान मत होइएगा, सुनिएगा केवल। क्वांटम बिहेवियर का मतलब जो फर्मियॉन्स हैं यानी कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है जो कंबाइन हो रहे हैं उनके कॉम्बिनेशन के बाद एक क्वांटम सिस्टम जनरेट होता है। कहा यह गया सुपर फ्लूइडिटी कैन फ्लो विदाउट फ्रिक्शन, इसके अंदर किसी प्रकार का विस्कस फोर्स नहीं होता, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन फ्रिक्शनलेस होकर के ये फ्लो करते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आगे बताया गया वेरी सेंसिटिव टू इवन टाइनी चेंजेस इन टेम्परेचर और एनर्जी, यानी कि अगर हम टेम्परेचर और एनर्जी में कोई चेंज करेंगे तो ये बड़े सेंसिटिव होते हैं उसके लिए। अगली बात हमें समझना है, डिस्कवर्ड फर्स्ट क्रिएटेड इन 2003 यूजिंग पोटेशियम 40 एटम, यानी कि पोटेशियम 40 K40 इसको यूज करके इसके बारे में सबसे पहले 2003 में जानकारी प्राप्त हुई है। मुझे उम्मीद है कि फर्मियॉन्स और फर्मियोनिक कंडेंसेट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई हो और आज की क्लास आपके लिए होगी खास, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर, थैंक यू।